आप सभी को नमस्ते। पोल साइंस एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है संसद की प्रक्रिया, संसद की प्रोसीडिंग कैसे चलती है, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद में विधेयक कैसे बनते हैं, ये सारे विषय आज हम करेंगे। संसद के सत्र, संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो सत्रों की कैसे प्रोसीडिंग होती है? राष्ट्रपति आमंत्रण भेजते हैं, आमंत्रण पत्र भेजना। इसमें संसद के सभी सदस्यों को सदन की बैठक हेतु सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाता है। संसद को आहूत करना अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करते हैं। हालांकि सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। भारत में व्यवहारिक रूप में एक साल में 3 सत्र होते हैं। यदि कोई आपातकाल स्थिति या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। सत्र या सेशन भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपराओं के अनुसार संसद की एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक समाप्त होता है। मानसून सत्र दूसरा सत्र प्राय जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। शीतकालीन सत्र ये तीसरा सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। स्थगन क्या होता है? सदन को स्थगन कैसे किया जाता है? स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में काम काज को निलंबन कर देता है। स्थगन कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। जब बैठक अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय अवधि तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति को होती है। सत्रावसान स्थगन के विपरीत सत्रावसान बैठक के साथ साथ संसद के सत्र को भी समाप्त करता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावसान लोकसभा के विघटन से अलग होता है। गणपूर्ति गणपूर्ति का मतलब है कि सदन में कितने लोग उपस्थित होने चाहिए कार्यवाही के लिए। गणपूर्ति से तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है। संविधान ने निर्धारित किया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के 10% सदस्यों से होगी। यानी कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो उसका 10% लगभग 54 सदस्य होगा, या 55 भी मान सकते हैं हम। और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो 250 का 10% 25 सदस्य है, यानी 25 और 55 सदस्य दोनों सदनों में होने जरूरी हैं यदि हम उसकी कार्रवाई करते हैं तो। ये मिनिमम है, अधिकतम तो सारे भी आ सकते हैं। संयुक्त सत्र, संसद का संयुक्त सत्र अनुच्छेद 108 में होता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में बात नहीं बनती है तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।
संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। लुंज पुंज सत्र, लैम डक सत्र इसको बोलते हैं, लैम डक सेशन बोलते हैं। इससे तात्पर्य एक नई लोकसभा के निर्वाचन होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है। मौजूदा लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लुंज पुंज कहा जाता है। संसदीय कार्रवाई की युक्ति, संसदीय कार्रवाई की युक्ति कैसे चलती है, इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। आम तौर पर हम देखते हैं कि 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है। संसद में पहला ही जो सेशन होता है उसे हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आम तौर पर उत्तर देते हैं। यानी संसद के सदस्य प्रश्न पूछेंगे। किससे प्रश्न पूछेंगे? जो जिस विभाग का मंत्री है, जो जिस विभाग से संबंधित प्रश्न है, उस विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? ये तारक से पहचाने जाते हैं। इनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की सूची हरे रंग के कागज पर छपी होती है। अतारांकित प्रश्न इसके बिल्कुल उल्टा है। इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। इसको आप मौखिक रूप से नहीं दे सकते, इसलिए पूरक प्रश्न पूछे नहीं जाते। सूचीबद्ध प्रश्न सफेद रंग में मुद्रित होते हैं। अल्प सूचना प्रश्न यानी कि थोड़े समय का नोटिस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हम इसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। इन्हें हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किया जाता है। ये तीनों रंग याद रहें। जो तारांकित क्वेश्चन है जिस पर स्टार लगा होता है वो हरे रंग के कागज पर, जो अतारांकित क्वेश्चन है वो सफेद रंग के कागज पर, और जो अल्प सूचना प्रश्न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो गुलाबी रंग के कागज पर होते हैं। 1 घंटे के प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। यानी कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, यह सिर्फ भारत में ही होता है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यवाही, सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यवाही के बीच समय के अंतराल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। शून्यकाल की शुरुआत 1959 से हुई है और शून्यकाल का जन्मदाता भी भारत की संसदीय शासन प्रणाली है।
आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन, यह पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए होती है, जिस पर बहुत बहस होती है और जिसके उत्तर में तथ्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। हाफ आवर की जो डिस्कशन होती है उसमें कोई चर्चा और डिस्कशन नहीं होता है। अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यानी थोड़े समय के लिए, इसे 2 घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए आवंटित समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के सदस्य अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर ऐसी चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है और न ही मतदान। यह युक्ति वर्ष 1953 से अस्तित्व में आई है। अल्पकालीन चर्चा की जो बात है यह 1953 से अस्तित्व में भारतीय संसदीय व्यवस्था में आई है। भारतीय सदन में प्रस्ताव किस किस तरह के प्रस्ताव होते हैं? मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट, पहला है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ध्यान रहे बच्चे, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्य को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है, यानी कि सरकार के किसी मंत्री ने झूठे तथ्य पेश किए हैं, झूठ बोलकर अपना बचाव किया है, तो ऐसे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की निंदा करनी होती है। इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण सरकार के खिलाफ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादातर मंत्री होते हैं। लोकसभा ही लोगों की प्रतिनिधित्व करती है। चुने हुए, डायरेक्ट चुने हुए व्यक्ति लोकसभा में ही होते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सरकार का किसी अहम मुद्दे पर आकर्षण करना, ध्यान को आकर्षित करना, इसे हम बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यह संसद में किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर उससे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन करना होता है। इसे लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है।
इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनियत दिन वाले प्रस्ताव, नो डेज येट नेम्ड मोशन, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। उसे कहते हैं अनियत, यानी अनियत दिन वाले प्रस्ताव। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दों में, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सामूहिक मंत्रिपरिषद का वो इस्तीफा समझा जाता है, क्योंकि वो सरकार गिर जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय सत्र के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाती है। यदि यह प्रस्ताव पास नहीं होता है, साधारण बहुमत से पास नहीं होता है, तो सरकार गिर जाती है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव यानी किसी नाम से ही क्लियर, कुछ कम करना, कुछ कटौती करना। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को दी गई एक विशेष शक्ति है। किसी अनुदान की राशि को कम करने अथवा एक निश्चित सीमा तक घटाने का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसमें अनुदान मांग के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक में विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध किया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक अविश्वास मत के बराबर होता है, और यदि सरकार निचले सदन में संख्या बढ़ाने में विफल रहती है तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जिनके आधार पर राशि को कम किया जा सकता है? एक प्रस्ताव किया जाता है नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव। यह इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें 100 रुपये की कटौती की जाती है। यह एक विशिष्ट शिकायत व्यक्त करता है। ये प्रस्ताव जो कटौती प्रस्ताव है, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो इसको सिर्फ और सिर्फ पारित कर सकती है या सुझाव दे सकती है। राज्यसभा इसमें कुछ काम नहीं कर सकती। राज्यसभा इसको पास करे या ना करे, धन विधेयक या वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर वैसे ही पास समझा जाता है। तो इसलिए धन विधेयक के विषय में कोई भी ज़्यादा शक्तियाँ राज्यसभा को नहीं है। समापन प्रस्ताव, यदि सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव होता है, यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो तुरंत बहस रोक दी जाती है और मामले पर मतदान किया जाता है।
समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। साधारण समापन, जब कोई सदस्य प्रस्ताव करता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो अब मतदान किया जाए। खंड से समापन, इस मामले में किसी विधेयक के खंड या एक लंबे संकल्प को बहस रूपी शुरू होने से पहले भागों में बांटा जाता है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और पूरे हिस्से को वोट देने के लिए रखा जाता है। कंगारू समापन, इस प्रकार के तहत केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए जाते हैं और बीच में आने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन समापन, यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा किए गए खंडों को भी चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। यानी उन पर चर्चा हुई हो या चर्चा ना हुई हो तो भी मतदान के लिए रख देते हैं। जब तक कि कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था का प्रश्न, जब तक कि कार्यवाही व्यवस्था संबंधी सामान्य नियमों का पालन नहीं करती तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न सदन के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्यवस्था या परिवर्तन से संबंधित होना चाहिए जो सदन के कामकाज को नियंत्रित करते हैं, और ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। यह आम तौर पर सरकार पर लगाम लगाने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन के समक्ष कार्रवाई को स्थगित कर देती है। यह व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। विशेष उल्लेख, ऐसा मामला जो राज्यसभा में प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा या स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या सदन के किसी नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता है, विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। लोकसभा में इसके समक्ष प्रक्रियात्मक उपकरण को नियम 377 के तहत नोटिस उल्लेख के रूप में जाना जाता है। ये थी संसद की प्रक्रिया। इस तरह से संसद की प्रक्रिया चलती है। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।